अब देख लें से। तो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमने वेंट ऑफ इक्वेशन। अच्छा, वेंट ऑफ इक्वेशन जो होती है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का इफेक्ट प्रेडिक्ट करती है। अब उसमें हमने देख लिया लास्ट में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेंट ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी, और सिंगल टेम्परेचर पर डिफरेंशियल फॉर्म या उसी की टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पर वेंट ऑफ इक्वेशन। अब हमने जो लास्ट में लिखी थी याद तो रखनी है, log k2 by k1 equals to delta h upon 2.303 r in bracket 1 upon t1 minus 1 upon t2। लेकिन उसको जब यूज करेंगे हम तो log k2 minus log k1 फॉर्म में यूज करेंगे। तो log k2 minus log k1 equals to delta h upon 2.303 r इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 करते हैं। अच्छा, टेम्परेचर का इफेक्ट प्रिडिक्ट करोगे तो यहाँ पर T1 केल्विन लो टेम्परेचर मानोगे और T2 केल्विन हाई टेम्परेचर मानेंगे इसमें। तो T1 केल्विन लो टेम्परेचर, अब इसमें देख लें ध्यान से। तो T1 केल्विन लो टेम्परेचर मानेंगे, T2 केल्विन हाई टेम्परेचर मानेंगे। तो बता, अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान से देखना, अब हमें बताना है, हमने ये तो बता दिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, वो हमने अभी तक नहीं बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ेगा या कम होगा। तो उसके लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, log k2 माइनस log k1 का साइन, कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अच्छा, उसके पहले मुझे बता दे ये जो K1 है ये क्या है, पढ़ के बता दो उसमें से। K1 क्या है, पूरा बोलना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट लो टेम्परेचर, और K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट हाई टेम्परेचर। अब इसमें मैं तुमसे बोलूं, सपोज अगर टेम्परेचर, ये लिख भी लेना फिर, T2 ग्रेटर देन T1 हो, मतलब टेम्परेचर T1 से बढ़ाकर T2 करा, तो मुझे बताएं T2 माइनस T1 नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अच्छा, टेम्परेचर केल्विन में कभी भी नेगेटिव होता है क्या, तो बता ये पूरी वैल्यू जो आएगी ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो बता T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अच्छा, R की वैल्यू कभी नेगेटिव होती है क्या। अच्छा, 2.303 भी नंबर है, तो मिस टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो वैल्यू है डेल्टा एच को छोड़कर, मतलब ये जो वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव होगी या ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन मुझे एक चीज बताएं, क्या log k2 माइनस log k1 का साइन ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा क्या, बोलो क्यों। डेल्टा एच का साइन, बिकॉज बता डेल्टा एच का साइन, तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्सो है तो नेगेटिव। मीनिंग बता, अगर मुझे log k2 और log k1 का साइन या रिलेशन लाना है तो मुझे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि रिएक्शन एक्सो है या एंडोथर्मिक है, तभी तो डिसाइड कर पाएंगे साइन ऑफ डेल्टा एच क्या होगा। तो ये लिख ले, ये लिख ले, और इसके बाद नोट लिख ले इसमें। इसके बाद लिख ले, टू प्रेडिक्ट द effect of temperature, to predict the effect of temperature on equilibrium constant, to predict the effect of temperature
on equilibrium constant, we have to check that the given reaction is endothermic. Given reaction is endothermic or exothermic. Given reaction is endothermic और exothermic. और बताइए क्यों चेक करते हैं, जिससे कि हमें साइन ऑफ डेल्टा एच पता चल जाए। तो बता, तुम्हें ध्यान होगा, तुम पता जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट प्रिडिक्ट करते थे तो सबसे पहले एक्सो एंडो ही चेक करते थे। तो क्यों चेक करते थे उसका रीजन क्लियर है, बिकॉज द साइन ऑफ डेल्टा एच पता होगा तभी log K2 K1 का रिलेशन ला पाएंगे। तो मुझे चीज याद है, रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो बताएं एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो ये पूरी टर्म भी पॉजिटिव। तो बताएं पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करोगे तो log K2 माइनस log K1 का जो साइन होगा, बता इसकी वैल्यू का साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। अच्छा बता, log K2 माइनस log K1 पॉजिटिव आया, इसका मतलब कौन ज्यादा है, log K2 की वैल्यू K1 से ज्यादा है। अच्छा log K2 की वैल्यू K1 से ज्यादा होना, इसका मतलब क्या है कि K2 की वैल्यू भी K1 से ज्यादा है। मतलब बता यहाँ क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर, जब हमने टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाया तो बता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही रहा पहले जितना या बढ़ गया। बता K2 हाई टेम्परेचर पर है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू लो टेम्परेचर से ज्यादा आई, बोलो तो लिख ले। तो यहाँ का कंक्लूजन ये जो हमने सारा पढ़ा उसका, कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हम ये बोल सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेज। तो बता ये भी बोल सकते हो टेम्परेचर बढ़ाने पर जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है तो बता कम करने पर, बोलो। तो हमने बोला हम इंक्रीज का इफेक्ट देखेंगे तो डिक्रीज का तो अपने बता देंगे उसका उल्टा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है तो बता इसका उल्टा भी बोल सकते हो, कम होने पर कम होगा। या थियोरिटिकली याद रखने के लिए ये बोल दे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बढ़ाने पर बढ़ेगा तो कम होने पर कम भी होगा, थियोरिटिकली याद रखने के लिए। अब लेकिन ये तो हमने बोला अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, लेकिन मतलब अगर हम टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाते हैं लेकिन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो बता, फिर बता सकते हो अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। और डेल्टा एच नेगेटिव, लेकिन ये पूरी टर्म तो अभी भी पॉजिटिव रहेगी ना। तो बता माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस मतलब log K2 माइनस log K1 की वैल्यू का साइन नेगेटिव होगा। अच्छा नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, log K2 की वैल्यू K1 से ज्यादा होगी या कम। और कम होने का मतलब क्या है, बता K2 की वैल्यू K1 से कम होगी, मतलब बता टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाया तो बता अब के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा या कम हुआ। मतलब बता एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है, मतलब डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, थियोरेटिकली याद रखने के लिए तो लिख ले। तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन से on increasing temperature equilibrium constant decreases। तो बता उल्टा भी बोल सकते हो कि टेम्परेचर कम करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा रुक जाओ, एक क्वेश्चन सुन ले। इसका जो कंक्लूजन हमारे काम का जो लास्ट में हमने लिखा है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाला, इसी को यूज करना, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर, इस पर बेस्ड तुमसे क्वेश्चन पूछा, सुन ले, रुक जाओ। तुम्हें कई बार वो क्वेश्चन में बोलेगा कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन या फेवरेबल कंडीशन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान सुनना, अगर बोले फेवरेबल कंडीशन, ये मेंशन ना करे कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बोल रहा है या बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो बता डायरेक्शन मेंशन ना करो तो कौन सी मानोगे, फॉरवर्ड मानोगे। तो बता मैं ये बोल दूं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन। क्यों? क्योंकि बता टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ने का मीनिंग क्या है कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, साथ में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम होगी। अब बता रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन इजीली, तो बता ये हाई टेम्परेचर पर इजीली होती है। जबकि बता एक्सोथर्मिक में हाई टेम्परेचर फेवरेबल या लो टेम्परेचर। तो एक चीज सुनना, हाई टेम्परेचर फेवरेबल बोले या कई बार बोल देता है अडेप्टेशन, तो अडेप्टेशन बोले या फेवरेबल बोले मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन मानना है। तो बता इसके लिए क्या होगा, लिख लो। तो बता फेवरेबल कंडीशन हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, क्योंकि बता चाहे एक्सो हो एंडो हो, फेवरेबल तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन। और एक चीज रुक जा, पहले की सुन ले, यहां एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या है, फिर रिवर्सिबल रिएक्शंस में बोल देख ले। अच्छा, हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, सुन ले पहले, ये काम की चीज, आगे हम ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वहां बहुत काम आना है, और अभी तो आएगा ही सही। कि अगर मैं बोल रहा हूं कोई रिएक्शन फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है, तो बता बैकवर्ड क्या होती है, एक्सो होती है। हमें पता है रिवर्स करने पर एक्सो हो जाती है, एक्सो है तो एंडो हो जाती है। लेकिन अब बता रिवर्सिबल में तो दोनों है ना एरो, तो ये तो दोनों तरह की हो सकती है, एक्सो एंडो। लेकिन बता अगर मैं तुम्हें फिर से वही क्वेश्चन बोलूं कि अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो उसका मतलब बैकवर्ड मानोगे या फॉरवर्ड। तो ये ध्यान रखना, कभी भी बोले कि डायरेक्शन ना बताए, वो नहीं बताएगा कभी भी, तो हमने हमेशा कौन सी माननी है, फॉरवर्ड। और अगर मैंने बोला रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो मतलब उसमें एंडोथर्मिक का मतलब फॉरवर्ड ही बताओगे। लेकिन अगर बोलूं रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फिर बैकवर्ड कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, हमें हमेशा फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में साइन बताओगे। तो ये क्लियर सबको, ये लिख लिया, लिख लो। अब इस पर यूज कैसे करना है, क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, जितना हमने पढ़ा लास्ट क्लास में और आज, इस पर बेस्ड क्वेश्चन सुन ले पहले। वो तुम्हें बोलेगा 4 इक्वेशंस लिख देगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बता दोगे। वेंट ऑफ इक्वेशन हमने 3 जो पढ़ी उनमें से कौन सी लिखी है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन कि एंडोथर्मिक के लिए या एक्सोथर्मिक के लिए फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर की हाई लो टेम्परेचर क्या होती है। थर्ड जो हमारे यूज करना है ज्यादा, ये वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रहे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़ लिया है, हमें याद रहना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें ये अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सबको याद होगा, और इसका कंपटीशन में लास्ट 3 इयर्स पहले क्वेश्चन आया, अभी बता रहा हूं उस टाइप का क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन लिख ले, predict the sign of predict the sign of delta H of a reaction according to बोर्ड पर से लिख ले। तुम्हें टेम्परेचर दिया है, उस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हैं।
बोलो। और मैंने बोला एक लाइन का क्वेश्चन होगा, टफ बिल्कुल भी नहीं है। बता तुम्हें क्या लिखा है, टेम्परेचर 400 केल्विन से 300 केल्विन कर दिया, लेकिन ध्यान से चेक करना टेम्परेचर बढ़ाया या कम कर दिया। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट -2 से +3 पावर हो रही है, मतलब बता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है या बढ़ रहा है। अच्छा, टेम्परेचर कम होने पर बढ़ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके लिए होता है, एक्टोथर्मिक या एक्टोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और एक्सो के लिए होता है तो बता डेल्टा एच का साइन नेगेटिव। मींस बता कोई न्यूमेरिकली कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें साइन ऑफ डेल्टा एच बताना है तो, वरना log k2 माइनस log k1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 r उस फॉर्मूले में पुट करके ला सकते हो तुम डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू भी। लेकिन हमने साइन पूछा है ना, तो बता वो तो एक्सो एंडो पूछ रहा है, तो बता बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कर लोगे यूज ये। तो बता ये तो हमने बोला फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मुझे बता दो एक बार और पूछो सबसे, लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है, ओनली अपॉन टेम्परेचर करता है। बोलो किस पर डिपेंड करता है। अच्छा, टेम्परेचर पर करता है क्या, किस पे करता है, तो ये ध्यान रखोगे। अच्छा, प्रेशर वॉल्यूम कंसंट्रेशन, और सब पता चल रहा है, तुम बीच में क्या कर रहे हो, और तुम्हें वहां कोने में बिठाऊंगा उधर, ये तुम जो बीच में हरकत कर रहे हो ना, ये हो गया। अब पढ़ लो, अब ध्यान सुनना। तो यहाँ पर अब मैं जो बोला कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है ओनली ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बाकी किसी पर का इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता। तो जो तुमने क्वेश्चंस दिए तो तुमने किए होंगे, तो उसमें बता इस तरह के क्वेश्चंस बहुत है। अब लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से ध्यान से करना ये, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो बता रहे जितना हमने अभी तक पढ़ ली, थ्योरी मैक्सिमम हमने इसकी पढ़ ली इस चैप्टर की, लेकिन जितना हमने लॉ ऑफ मास एक्शन ये सब पढ़े, उनको यूज हमने कैसे करना है, या केपी केसी की कैलकुलेशन। तो लिख लेना नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी, कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी, कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी। अब इसमें लिख ले, अब ये कब कैलकुलेट करनी है हमने, लिख ले, when initial amount of reactant initial amount of reactants are given in the question. Initial amount of reactants are given in the question. Initial amount of reactants are given in the question. Initial amount of reactants are given in the question. अब जो ये लिखी है हेडिंग, उसमें पढ़ो क्या लिखा है, हमें केपी और केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन डाटा गिवन कब होंगे, इनिशियली। मतलब इनिशियल मोल दे देगा, इनिशियल मास देगा, या इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर देगा, लेकिन देगा ओनली एट या इनिशियली, एट इक्विलिब्रियम नहीं देगा। अच्छा, केसी हो या केपी हो, बता केसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बट एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चाहिए ना केसी में। केपी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम, मतलब हर डाटा केसी केपी के लिए इक्विलिब्रियम का होना चाहिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, बट वो हमें इक्विलिब्रियम पर डायरेक्ट नहीं देगा। अब हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, देखो यूनिट्स ऑफ केसी केपी के एक्स के जैसे बात पे देखो, रजिस्टर में देखें, यूनिट्स ऑफ केसी केपी एंड के एक्स जो लिखा था केसी केपी के एक्स, उसके जज्बा 3O2 गिव्स 2O3 वाला क्वेश्चन,
अब उसमें भी देखो तुमने KF अपॉन KB को यूज किया था, मतलब KC को यूज किया था ना, लेकिन कंसेंट्रेशन देखो O3 O2 की डायरेक्ट एट इक्विलिब्रियम गिवन थी, तो हमने KC प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके बता KC ले आया था, फिर KF अपॉन KB के इक्वल किया था, लेकिन वहां पर KC जो कंसेंट्रेशन थी वो डायरेक्ट एट इक्विलिब्रियम थी, तब तो डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहां पर अब डायरेक्टली एट इक्विलिब्रियम नहीं होगी, इनिशियली होगी, तो अब लाएंगे कैसे हम? तो उसके लिए मैं आधे क्वेश्चंस में जो काम आएगा वो बता रहा हूं, आधों में वो हमें देगा रिएक्टेंट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अच्छा बता, हमने पढ़ा अल्फा क्यों देगा? अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट 100% इनटू प्रोडक्ट में बदलता है या पार्शियल? तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होंगे ना एट इक्विलिब्रियम, तो हमें वो उनका अल्फा देगा। अब अल्फा से एक्स कैसे लाएंगे हम एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम डाटा कैसे लाएंगे? तो उसके लिए पहले हमें इसका मीनिंग पता, तो लिख ले नेक्स्ट इसी में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसमें लिख ले इसकी डेफिनेशन, बस ध्यान रखना, लिख ले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अच्छा तब वैसे तो ये अल्फा हम पहले भी और चैप्टर्स में यूज कर चुके हैं, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम में भी अल्फा कैलकुलेट करा था कॉलराश लॉ से, और बोला था अल्फा की वैल्यू कब नेग्लेक्ट करते कब नहीं करते, वो सब चीजें ध्यान है, बोला था वो सब चीजें रिवाइज भी कर लेना, तो वो हमारे यूज होंगी। अब लेकिन इसका मीनिंग लिख ले, इट रिप्रेजेंट्स द, it represents the dissociated moles, it represents the dissociated moles with respect to 1 mole reactant, with respect to 1 mole reactant, with respect to 1 mole reactant। अब दोबारा पढ़ो डेफिनेशन, हाँ पढ़ो। अच्छा मुझे पढ़ के बता दो, ये पढ़ना डेफिनेशन, फिर बोल रहा हूँ ना, ये जो अल्फा होता है ये डिसोसिएटेड मोल को ही शो करता है या विद रेस्पेक्ट टू 1 मोल रिएक्टेंट को शो करता है? मतलब 1 मोल रिएक्टेंट में से कितने डिसोसिएटेड मोल होंगे उन्हीं को अल्फा बोलोगे। तो यहां पर देख ले ध्यान से, अब ये लिखना मत, मैं इसका फॉर्मूला बताने के लिए बस डाटा लेकर समझा रहा हूं कि फॉर्मूला इसमें डेफिनेशन भी समझ में आएगी। तो बोल पर देख ले, मैं अज्यूम कर रहा हूं सपोज 5 मोल रिएक्टेंट इनिशियली है, 5 मोल रिएक्टेंट है इनिशियली, उनमें से 2 मोल डिसोसिएटेड होते हैं एट इक्विलिब्रियम। तो पहली चीज बताओ, इस 2 मोल डिसोसिएटेड को मैं अल्फा बोलूं क्या? क्योंकि ये कितने के रेस्पेक्ट में है? 5 मोल रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। तो बता अल्फा के लिए कितने में बदलोगे? 1 मोल रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में डिसोसिएटेड मोल को अल्फा बोलते हो ना, तो बता 1 में से कितने होंगे? 2/5 मोल्स डिसोसिएटेड, यही होंगे। अच्छा ये जो 2/5 मोल आए, बता इनको मैं अल्फा बोल सकता हूं ना? अच्छा अल्फा की वैल्यू कितनी आई अभी? 0.4, या बता इसी को इंटू 100 कर दूं तो 40% डिसोसिएशन। तो बता तुम्हें ध्यान, हमने पढ़ा भी था परसेंटेज डिसोसिएशन दे दे, तो परसेंटेज डिसोसिएशन देगा मतलब वो क्या है? अल्फा ही दे रहा है इनडायरेक्टली। तो बता यहां पर उसी को तो इंटू 100 करके परसेंटेज अल्फा हुआ। अब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊ, ये कुछ मत लिखना, वो मैं आगे क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, फॉर्मूला बनाओ। अच्छा यहां पर तुमने ध्यान से देखा कि 1 मोल रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में अल्फा की वैल्यू मतलब कभी भी हमें 1 से ज्यादा आ सकती है क्या? हमेशा 1 से कम आएगी ना, अभी तो इंटू 100 करने पर परसेंटेज होगी ना, बताओ वो, और परसेंटेज तो 100 से ज्यादा वैसे भी कभी नहीं हो सकती। तो बता 1 में से डिसोसिएट मोल, अब मैं तुमसे बोलूं इसका फॉर्मूला बनाए हम, तो बता ये 2 क्या शो कर रहा है? डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन 5 क्या शो कर रहा है? इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो बता फॉर्मूला ही क्या हो गया? 2 को क्या बोलोगे? डिसोसिएटेड मोल्स, डिसोसिएटेड मोल्स। या अब एक चीज सुनना, हम आगे हमने बोला इनिशियल मोल देगा मोस्टली, तो वो डाटा
लेकिन कई बार इनिशियल प्रेशर भी दे देता है। तो इनिशियल मोल की जगह इनिशियल प्रेशर दे तो मैं रीजन बताऊंगा, समझाऊंगा आगे कि मोल की जगह फिर हम वहां प्रेशर भी यूज कर लेंगे। क्यों करेंगे रीजन में बताऊंगा। अभी बस लिख ले तो लिख लो, डिसोसिएटेड, ये कुछ नहीं लिखना, डिसोसिएटेड मोल और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, डिसोसिएटेड मोल्स और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन इनिशियल मोल्स और प्रेशर ऑफ सेम रिएक्टेंट। तो ये अल्फा का फॉर्मूला ही हो गया, और इसी अल्फा को इनटू 100 कर देंगे तो बता सिंपल सा क्या है, डिसोसिएटेड मोल्स या प्रेशर अपॉन इनिशियल मोल्स या प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये जो मैं लिख रहा हूं वो एग्जांपल लिख लेना, बट पहले समझ लो। अब हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा या अल्फा पढ़ा, इसका मीनिंग क्या है ये ध्यान से देखना। ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिसोसिएटेड मोल्स, जिस रिएक्टेंट का लाना है उसके डिसोसिएटेड मोल एट इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल मोल ऑफ द सेम रिएक्टेंट। अब जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं, बोल पर लिख ले कि ये कोई रिएक्शन है, P प्लस क्यू गिव्स 3, P प्लस 2Q गिव्स 3R प्लस 4S, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब मैं तुमसे बोलूं इनिशियली, अच्छा इनिशियली मतलब क्या हो गया, टाइम T इक्वल्स टू 0। इनिशियली P के 3 मोल है, Q के 5 मोल लिए हमने, इनिशियली लिए। अच्छा बता, इनिशियली P एंड Q होंगे, अच्छा इनिशियली प्रोडक्ट होंगे क्या, 0 0। अच्छा जब आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम आएगा तो बता, इक्विलिब्रियम जब आएगा तो रिएक्टेंट के मोल कम होंगे ना, प्रोडक्ट के बढ़ेंगे। लेकिन रिएक्शन जब होती है तो हमारे अकॉर्डिंग होती है या अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन कोएफिशिएंट्स, बैलेंस्ड इक्वेशन कोएफिशिएंट्स होती है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं, ध्यान सुनना बस ये बता, मैं सपोज अज्यूम करूं एट इक्विलिब्रियम P के X मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, P के X मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बता रिएक्टेंट के तो रिमेनिंग मोल लिखोगे ना, तो बता इनिशियली थे 3, उसमें से X मोल ने रिएक्शन कर ली, तो रिएक्टेंट के बचे हुए मोल कितने लिखोगे बताओ, 3 माइनस एक्स लिखोगे ना। अब लेकिन Q के कितने बचेंगे, क्योंकि वो भी तो रिएक्टेंट है, तो बता रिएक्शन हमारे अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये बैलेंस्ड इक्वेशन क्या शो कर रही है कि 1 मोल P रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 2 मोल Q, यही मीनिंग है इसका, 1 मोल P रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 2 मोल Q। तो बता X मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा ये 3 माइनस एक्स है, इसके रिमेनिंग मोल है ना आफ्टर रिएक्शन, तो डिसोसिएटेड मोल कितने हैं वो P के X से, तो 1 करता है 2 से, तो X कितने से करेगा 2X से, तो बता Q के X मोल रिएक्शन करेंगे 2X से, क्योंकि उसका 1 2 से तो X 2X से करेगा, तो बता इसके डिसोसिएटेड मोल कितने हुए 2X। अच्छा 1 मोल से R के 3 मोल बनते हैं, तो X से कितना बनेंगे 3X, 1 से 4 बनते हैं तो 4X मोल बनेंगे, यही मीनिंग होगा। अब मैं तुमसे बोलूं फाइंड, अब जो हमने अल्फा पढ़ा उसको यूज करें, अल्फा ऑफ E एंड अल्फा ऑफ Q। तो बता किसी का भी अल्फा कैलकुलेट करना हो और तुम्हें डिसोसिएटेड मोल पता हो तो उल्टा भी तो कर सकते हो, तो बता डिसोसिएटेड मोल, अब अल्फा किसका लाना है P का, तो जिसका लाना है उसी के डिसोसिएटेड मोल एट इक्विलिब्रियम, अच्छा कितने हैं X अपॉन इनिशियल मोल 3, अच्छा Q के 2X अपॉन इनिशियल मोल 5। अब बता मैं तुम्हें क्वेश्चन बोलूं, तुम्हें अल्फा दे दूं,
P या Q किसी भी एक का, तो बता तुम X ले आओगे और X की वैल्यू यहां रख दोगे तो एग्जैक्ट मोल आ गए ना एट इक्विलिब्रियम, और मोल आ गए तो चाहो तुम पार्शियल प्रेशर में बदल लो उसको, चाहो कंसंट्रेशन में बदल लो। अच्छा, कंसंट्रेशन मोल अपॉन वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम ऑफ वेसल दूंगा तो बता अपॉन वी कर दोगे तो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन आ गई एट इक्विलिब्रियम, जो ओजोन O2 वाले में खुद ने दी थी उसने, अब हम ला सकते हैं ना, बताओ। या पार्शियल प्रेशर लाना हो तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला, उसको यूज करके पार्शियल प्रेशर ले आओगे तो केपी मिले, तो बता केपी और केसी कैलकुलेट कर सकते हैं ना अल्फा से, फिर समझ में आया। अल्फा फिर वो देगा खुद क्वेश्चन में, तो लिख लें बस ये। और ये बस ध्यान रखना कि सेम रिएक्शन में डिफरेंट रिएक्टेंट का अल्फा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उनके डिसोसिएटेड मोल हमारे अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं करते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। अब ध्यान सुनना, इसमें कब सब ये लिख लिया सबने, तो सुन लो। अब सबसे ज्यादा काम की चीज है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज करूंगा, और मैं बोल रहा हूं प्रोसीजर मत चेंज करना। ओके, इसमें कई बुक्स में नोट्स में तुम पढ़ते हो तो हर क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से करते, और तुमने जितने मेथड बदले उतना तुम्हारा क्वेश्चन टफ होगी, तुम ही परेशान होगे बाद में कब कौन सा मेथड यूज करना है। इसलिए सारे क्वेश्चंस में करवाऊं एक ही मेथड से करेंगे, बोर्ड पर देख ले। तुम्हें बस क्वेश्चन में ध्यान से चेक करना है कि उसने इनिशियल मोल दिए हैं रिएक्टेंट्स के या इनिशियल प्रेशर दिया है, बस ये चेक करना, इनिशियल मोल दिए हैं या इनिशियल प्रेशर। दूसरी चीज, फिजिकल स्टेट का ध्यान रखना, मतलब अगर कोई सॉलिड हुआ तो उसको कैलकुलेशन में कंसिडर करोगे क्या, ना हमने पार्शियल प्रेशर में करना है ना ही कंसंट्रेशन में करना है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो उनकी कांस्टेंट रहती है, एक्टिव मास 1 मानते हो, और पार्शियल प्रेशर हम उनका कंसिडर करते हैं नहीं, तो बस सॉलिड का ध्यान रखोगे, फिजिकल स्टेट का, और दूसरा इनिशियल मोल या इनिशियल प्रेशर। अब बस बोलो, ये 2 लाइन तुमने लिख ली तो तुम कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं कर सकते, चाहे मैं कितना भी अच्छा कर दूं। और ये लिखना बहुत इजी है, कैसे है ध्यान से देखो। रिएक्टेंट को मतलब रिमेनिंग मोल लिखते हो ना, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस्ड मोल लिखते हो, लेकिन मतलब ये जो तुमने एक्स की टर्म में लिखा अभी, ये अपने अकॉर्डिंग लिखा या अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन कोएफिशिएंट्स लिखा, मतलब वो बैलेंस्ड इक्वेशन सेटिस्फाई करी ना कि 1 मोल 2 मोल से करता है इसलिए x मोल 2x मोल से करेगा, 1 से 3 4 बनते इसलिए x से 3x 4 मोल 4x मोल बने। अब एक चीज बोल रहा हूं, ये x की टर्म में लिखना भी बहुत इजी है। कैसे इजी है, सिंपल सा, ध्यान से देखो, बस रिएक्टेंट को सब्ट्रैक्ट करके लिखना इनिशियल में से, और जो जिस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है वही x के साथ आया है, कुछ अलग नहीं कर रहे हम, जो वहां लिखा है वही लिख रहे हो x के साथ। p का कोफिशिएंट 1 था तो x ही आया, उसका 2 था तो 2x हुआ, ये 3 और 4 थे तो 3x 4x अपने आप आ रहा है, और इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। और मैं बोल रहा हूं ये 2 लाइन तुमने ढंग से लिख ली, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक तुम्हारी खुद की इच्छा नहीं होगी तुम कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं कर सकते, और वो बताऊंगा अभी मैं आगे कैसे इच्छा होगी तुम्हारी, वो मैं बताऊंगा भी आगे, ऐसे ना बोल रहा हूँ कि तुम्हारी इच्छा नहीं होगी। अब क्वेश्चन लिखो पहले। इन अ क्लोज्ड वेसल, इन अ क्लोज्ड वेसल इनिशियली, इनिशियली 2 मोल A, इनिशियली 2 मोल A
and 3 mole B are taken. In a closed vessel, initially 2 mole A and 3 mole B are taken. At equilibrium, equal moles of A and C are formed, are obtained. लिख लो. At equilibrium, equal moles of A and C are obtained. Find. अब इसमें 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में. 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट, degree of dissociation alpha of A and B. Alpha of A and B. Second, total moles at equilibrium. Total moles at equilibrium. Total moles at equilibrium. बोर्ड पर देख ले. ये पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, आगे वाले सारे अच्छे होंगे वो तुम करना. बोर्ड पर देख ले जो मैं बोल रहा हूँ. सुन लो यहाँ पर पहली चीज में जो प्रोसीजर एक बार अब लैंग्वेज क्वेश्चन की एग्जैक्ट है इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से देख ले. अच्छा तो मैं रिएक्शन लिख कर दिए, वो लिख लेना A + 2B gives C. तो सबसे पहली चीज बोला था इनिशियल मोल चेक करोगे. अच्छा इनिशियली A के मोल कितने हैं? 2 मोल हैं. इनिशियली B के 3 मोल. अच्छा प्रोडक्ट इनिशियली होगा क्या? तो उसके 0 मोल. देन हमने बोला एट इक्विलिब्रियम x की टर्म में लिखो. तो बता एट इक्विलिब्रियम x की टर्म में लिखो तो A का कोफिशिएंट कितना है? जो कर रहे हैं उनको बोल रहा हूं अगला कर लेना, मुझे बता दो मैं लिख लूंगा बोर्ड पर. बता एट इक्विलिब्रियम A की टर्म में क्या लिखूं? 2 - x, क्योंकि A का कोफिशिएंट 1 है. अच्छा B का कोफिशिएंट 1 या 2? तो क्या लिखे? 3 - 2x. बता अपने सेटिस्फाई हो गया ना. 1 मोल 2 मोल से तो x मोल 2x मोल से करेगा. अच्छा C का 1 मोल है ना कोफिशिएंट, तो क्या लिखोगे? x मोल प्रोड्यूस होंगे. अब हमारे अकॉर्डिंग ये 2 लाइन लिख ली, इसके बाद पढ़ना क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारा मैं बता रहा हूं टाइम कहां सेव करेंगे आधे. मैंने बोला ना अभी कि तुम्हारी इच्छा ना हो जब तक रॉन्ग नहीं करोगे. और इच्छा कैसे होगी? क्योंकि जो इजी वाले क्वेश्चन है वो बिना x में लिखे सही होंगे, लेकिन जो अच्छे होंगे वो रॉन्ग होंगे. अगर तुमने x में नहीं लिखा तो अभी ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा बिना x में लिखे, जो कुछ ने कर लिया. फिर उनको लगता है कि फालतू लिखे, हम तो बिना उसको लिखे कर लेंगे, टाइम सेव करेंगे हम तो. फिर बहुत टाइम सेव होगा. इसलिए बोल रहा हूं ये ध्यान रखना, में जो अच्छे वाले होंगे वो फिर रॉन्ग करोगे तुम, इसलिए बोलो लिख कर करना. तो यहां पर अब बता क्वेश्चन ने क्या बोला है? इक्विलिब्रियम पर A और C के मोल इक्वल है. उसने बोला है हमारे अकॉर्डिंग A के मोल 2 - x, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C के x मोल 2x इक्वल्स टू द x क्या हो गया? 1 मोल. और ये 1 मोल यहां पुट कर लिख ले अब तो बस. तो बता 1 मोल A हो गया, 1 मोल B ही बचेगा और C का भी 1 मोल. अच्छा तुमसे उसने टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पूछा है ना, तो बता टोटल मोल्स तो क्या हो जाएगा? सारे मोल्स का सम. लेकिन बता इसमें सॉलिड लिक्विड गैस सबके मोल का कंसिडर करोगे या ओनली गैसेस के मोल्स का? और सब गैसेस हैं. अच्छा वेरिएबल में फिजिकल स्टेट ना लिखूं तो गैस मानते हो. तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? अल्फा ऑफ A एंड B फाइंड करे. तो बता अल्फा ऑफ A लाने के लिए डिसोसिएटेड मोल ऑफ A देखोगे कितने? x अपॉन इनिशियल मोल 2. x की वैल्यू तुम ला चुके तो हाफ, मतलब कितना आंसर? 0.5 या 50% भी बोल सकते हो. अच्छा B के डिसोसिएटेड मोल कितने हैं? 2x अपॉन इनिशियल मोल 3, तो 2/3 या 0.66 अप्रोक्स या 66% अप्रोक्स. और बता अल्फा की वैल्यू बोला था हमेशा 1 के रेस्पेक्ट में होती है, इसलिए पॉइंट में ही आएगी. तो द मीनिंग क्लियर है. अब बता तुम्हें अल्फा की वैल्यू मिल गई या टोटल इंडिविजुअल मोल आ गए. अब बता मैं तुम्हें वॉल्यूम दे देता इसी क्वेश्चन में, तो अपॉन V कर दोगे तो कंसंट्रेशन आ गई तीनों की, तो इसी ला सकते हो. न्यूमेरिकल तो यही रहेगा ना, चेंज तो मुझे इसी में कर देना आगे. तो मेन तो यहां तक था ये क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, इन अ क्लोज्ड वेसल, in a closed vessel, in a closed vessel, initially बोर्ड पर से लिख लें, 1.6 मोल SO2, 1.6 मोल SO2 and 0.8 mole O2 are taken. 1.6 mole SO2 and 0.8 mole O2 are taken at equilibrium 50%, बोर्ड पर लिख लो 50% SO2 is dissociated. 50% SO2 is dissociated. Find, अब इसमें 2 पार्ट्स हैं फिर से. फर्स्ट, total moles at equilibrium. First, total moles at equilibrium. Second, mole fraction of SO3 at equilibrium. Mole fraction of SO3 at equilibrium. अच्छा, लास्ट क्लास में एक चीज बोली थी, इस चैप्टर में जब भी तुम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे तो कभी भी फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट वाली नहीं लिखोगे, होल नंबर वाली लिखोगे. और ये अभी तो मैं लिख कर दे रहा हूं, लेकिन ये कॉमन रिएक्शन है इसकी. वो बोलेगा SO3 फॉर्मेशन, तो हमेशा SO2 और O2 से बनाना. इस चैप्टर में हमेशा लिख लें. 2 क्वेश्चन पूछे, क्या आंसर? पॉइंट. बोलो. अच्छा, SO3, SO2, O2 सब गैसेस है ना, तो सबको कैलकुलेशन में कंसीडर करोगे पहली चीज तो. दूसरा बता, इसने क्या लिखा है, 1.6 मोल 0.8 मोल इनिशियली है. देन हमने बोला पहले x की टर्म में लिखो, बाद में सोचेंगे क्या करना है. अब बता, x की टर्म में लिखोगे. अच्छा बता, SO2 के लिए क्या लिखूं x की टर्म में, 1.6 माइनस x या 1.6 माइनस 2x लिखूं? बोलो, x लिखो या 2x लिखो यहां पर? अच्छा, यहां किस किसने x लिखा ओनली? अभी इसमें x किस किसने लिखा बता? सबने 2x लिखा है. बता, कोएफिशिएंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी ना. अच्छा बता, O2 को क्या लिखोगे? अरे बोलो, 0.8 माइनस x, और इसके क्या लिखोगे? 2x, बिकॉज इसका कोएफिशिएंट 2 है. तो बता, ये सबने लिखा. अब पढ़ो, तुम्हें x लाने के लिए क्या दिया है. अच्छा, अल्फा दिया है ना आपके, किसका दिया लेकिन? SO2 का. तो बता, अल्फा 50% है, तो ये 50% का मतलब 50 या 50/100? मैंने बता, डायरेक्ट 0.5 भी लिख सकता था इसको. तो अल्फा की वैल्यू 0.5 मतलब 50% हुई ना. तो बता 50/100. अच्छा, डिसोसिएटेड मोल भी फिर SO2 के ही देखोगे. अच्छा, SO2 के डिसोसिएटेड मोल कितने, x या 2x? अपॉन इनिशियल मोल लिखोगे तो 1.6. इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0.4 यही आएगी ना. और बता, ये x की वैल्यू यहां पुट कर दे तो रिमेनिंग मोल कितने हो गए SO2 के, 0.8 मोल, और इसी के 0.4 मोल, और ये भी 0.4 मोल प्रोड्यूस होंगे. तो बता, पहला पार्ट. तो टोटल मोल सम करोगे तो बता, इन सबका 2 मोल्स आ जाएंगे. तो टोटल मोल आ गया. लेकिन बता, तुझसे क्या पूछा है, मोल या मोल फ्रैक्शन? और किसका पूछा है, SO3 का. तो बता, SO3 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उसके मोल अपॉन टोटल मोल करोगे ना.
अच्छा SO3 के मोल कितने हैं? 0.8 अपॉन इनिशियल टोटल मोल कितने? टोटल 2, तो आंसर विल बी 0.4। सिंपल सा, ये समझ में। अब बता, जो क्वेश्चन हमने ये किए इन्हीं में केसी के भी पूछ रहे हैं हमने, तो मोल फ्रैक्शन की जगह बता यहाँ वॉल्यूम दूंगा या टोटल प्रेशर दूंगा। तो बता, टोटल प्रेशर दूंगा तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करके पार्शियल प्रेशर लाकर भी केपी ला सकते हो। कर लोगे? अब क्वेश्चन लिखे अब यहां से एक्चुअल, लेकिन ये हमने प्रोसीजर बता दिया, कुछ भी चेंज करो यहां से करना है तुम्हें, ऐसे कैसे ही लिखे। इन अ 2 लीटर वेसल, in a 2 liter vessel, in a 2 liter vessel, initially 2 moles each of 2 moles each of A and B are mixed. A and B are mixed. At equilibrium, 0.5 mole, at equilibrium 0.5 mole C is obtained. 0.5 mole C is obtained. Find Kc और रिएक्शन लिख लें, फाइंड Kc। करेक्ट है। अच्छा, हो गया सबका। अब इतना लेंदी तो है ही नहीं, कैलकुलेशन तुम्हें जल्दी कैसे करनी है तुम्हारे ऊपर है। बोर्ड पर देख लो इनिशियली, एक बार और बता रहे हो, जिनको जरा भी कंफ्यूजन हो देख ले बोर्ड पर। इसमें बता, इनिशियली रिएक्शन ए बी सी डी लिखी, 2 मोल ए और 2 मोल बी है, तो बता बोर्ड पर देख लो, लेंदी है ही नहीं क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं मैं ये। फिर से मेथड वही बता, सबके कोएफिशिएंट अभी 1 1 है, इसलिए बता 2 माइनस एक्स रिएक्टेंट ए और बी को, प्रोडक्ट सी एंड डी को 0 प्लस एक्स भी बोल सकता हूं, 0 में तो बढ़ते ही है, तो एक्स
फाइंड Kp फॉर द रिएक्शन। करेक्ट। अच्छा, पहली चीज तो था अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। बता, अभी तक ध्यान रखना हमारी हैबिट हो चुकी है केसी को लाने की, लेकिन इसमें केसी है या केपी, पहली चीज तो बोर्ड पर देख ले। जो कर रहे हैं उनको बोल रहा मैं इनको 2 मेथड्स बताऊंगा इस क्वेश्चन को, जो तुम्हें इजी लगे उससे करना। बोर्ड पर देख ले पहले। अच्छा था, तुम्हें क्या बोला इनिशियली 10 मोल PCl5 हीट किए और डिसोसिएशन ऑफ PCl5 की रिएक्शन कभी लिखकर नहीं देगा, ये तुम्हें ही लिखनी है हर बार ये रिएक्शन। अब इनिशियली देन मेथड वही x की टर्म में लिखो, मतलब x की टर्म में लिखोगे तो 10 माइनस x, ये x मोल लिखोगे ना सबके, तो बता यहां पर सबके मोल हमें मिल गए x की टर्म में। अब x लाने के लिए बता तुम्हें फिर से क्या दिया उसने इक्विलिब्रियम पर, अल्फा ऑफ PCl5। अच्छा, अल्फा ऑफ PCl5 कितना है 0.5 ही है ना, 50% तो 0.5। और ये क्या होता है डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, तो डिसोसिएटेड मोल 10 PCl5 के अपॉन 10, तो x वैल्यू कितनी हो गई 5 मोल आ गए। और बता 5 मोल ये पुट करोगे यहां पर, तो बता सबके रिमेनिंग मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट के पता मिल गए हमें, 5 मोल इक्वल आ गए। लेकिन हर बार इक्वल नहीं आते, जरूरी नहीं है। अच्छा रुक जाओ, मैं जो बोल रहा हूं यहां तक केसी हो चाहे केपी हमने क्वेश्चन किए, बता यहां तक प्रोसीजर डिफरेंट या सेम? सेम, इसके बाद बदलेगा। अच्छा बता, इसने तुम्हें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का यूज है क्या केपी में? तो ये ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि दिया है तो अब कुछ तो करें उसका, तो कुछ मत कर लेना उसका, उसको छोड़ देना। मतलब वॉल्यूम तो कंसंट्रेशन में काम आता है। अब यहां पर मतलब हमें केपी चाहिए ना। अच्छा, केपी लाना है तो क्या करोगे, कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स करोगे ना। तो बता अब स्क्वायर ब्रैकेट लिखूं या पी लिखूं, पहली चीज तो रिप्रेजेंटेशन में बदलेगा ना केपी में पार्शियल प्रेशर। अच्छा, पार्शियल प्रेशर लाना है तो अब मैं मेथड से बताऊं इसको पहले, तो बता पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। लेकिन मतलब मोल फ्रैक्शन दिए हैं या हमें सबके इंडिविजुअल मोल हैं, तो बता मोल फ्रैक्शन कैसे लाओगे, किसी भी गैस के मोल अपॉन टोटल मोल, यही होता है ना मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल, और इनटू टोटल प्रेशर भी करोगे ना। तो तुम्हें टोटल प्रेशर दिया ना एट इक्विलिब्रियम 9 atm। अब लेकिन मतलब पहले इन सबके टोटल मोल लाओ, तो बता 5 + 5 करोगे तो कितने मोल्स हो गए 15 मोल्स टोटल। अच्छा बता यहां से पार्शियल प्रेशर अलग अलग ला सकते हो ना, लाना मत, यही रखो फ्रैक्शनल, क्योंकि उससे पार्शियल प्रेशर नहीं पूछे हमसे। तो बता केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या होगा, मोल ऑफ PCl3 अपॉन 15 इंटू 9, मोल ऑफ Cl2 अपॉन 15 इंटू 9 अपॉन मोल ऑफ PCl5 अपॉन 15 इंटू 9। बताइए वैसे ही कैंसिल हो गया ये तो। और बताइए सॉल्व करोगे केपी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये तो मैंने किया मेथड से, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर लाकर, लेकिन ये अभी बहुत इजी वाला था क्योंकि इसमें स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं थे। अब लेकिन अगर ये स्क्वायर क्यूब होते और डाटा थोड़े टफ होते तो ये लेंदी करवाता। अब फिर हम कैसे करते, तो जो मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा हूं इसी का दूसरा मेथड, जिन्होंने ये किया ये भी लिखना जरूर, फिर जो तुम्हें इजी लगे उससे करना, लेकिन इजी यही होगा। कैलकुलेशन जल्दी तो सेकंड वाला ही करवाएगा जो बता रहा हूं मैं। बोर्ड पर देख लें पहले, पता हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था केपी और मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन।
KP equals to KX into P total raised to the power delta NG। और बता इसका डेरिवेशन किया तो इसी से था ना, तो बता हम कोई अलग चीज नहीं पढ़ रहे, थ्योरी से ही हमने ये फॉर्मूला बनाया है। और ये इसको तुम शॉर्ट ट्रिक मान लो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आंसर जल्दी लाना ना मैं तो बता KP इक्वल्स टू KX इंटू P टोटल। अच्छा ये KX जो होता है ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बस मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है ना डायरेक्ट, तो बता मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिखूं तो PCl3 इंटू Cl2 पावर 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 पावर 1 इंटू P टोटल रेज टू द पावर डेल्टा Ng लिखोगे। और सब गैसेस है ना अभी। अब मोल फ्रैक्शन लाना हो तो लाना तो बता बहुत इजी है ये। अच्छा PCl3 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उसके मोल अपॉन टोटल मोल। Cl2 का क्या होगा, उसके मोल अपॉन टोटल मोल। PCl5 का उसके मोल अपॉन टोटल मोल इनटू P टोटल कितना है 9 डेल्टा Ng 1। बताइए तीन तीन बार तो नहीं लिखना पड़ेगा ना, और इसमें भी मोल फ्रैक्शन आ ही रहा है, तो बता ये तुम करोगे तब भी मोल फ्रैक्शन तो लिखोगे ही सही तुम। और बता यहाँ ये कैलकुलेशन वैसे ही कैंसिल, एक ही बार करना पड़ेगा ना, तो बता KP की वैल्यू 3। और फिर भी मैं बोल रहा तुम्हें अगर वही इजी लगता है तो उससे कर लेना बस, लेकिन वैसे बोल रहा इजी ये होगा। और कहाँ इजी होगा बता रहा हूं, क्वेश्चन में अगर वेरिएबल हुए कई बार वो तुम्हें P और अल्फा की फॉर्म में ही आंसर पूछ लेता है, और अगर P और अल्फा हुआ तो यही इजी करेगा, वो तो बहुत लेंदी कर देगा अल्फा बाद में पुट करते रहोगे, तो ये इजी करेगा उस क्वेश्चन को। तो बताइए लिख ले सबको, ये लिख ले सबने। अच्छा था यहां पर वापस बोल रहा हमें क्या था, KP की वैल्यू लानी थी, इनिशियल मोल गिवन थे, इनिशियल मोल गिवन थे, तो बता मीनिंग क्लियर सबको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। इन अ क्लोज्ड वेसल in a closed vessel 10 moles 10 moles each of 10 moles each of A and B are taken, 10 moles each of A and B are taken at equilibrium 20% A is dissociated, at equilibrium 20% A is dissociated and total pressure is 8 atm, total pressure is 8 atm। फाइंड KP, और इक्वेशन लिख लें बोर्ड पर से, फाइंड KP, रिएक्शन लिख लें बोर्ड पर से। A plus 3B gives 2C, A plus 3B gives 2C, और सब गैसेज है, A plus 3B gives 2C। करेक्ट है। और इतने लेंदी तो है नहीं, जल्दी भी करना है हमने इनको।
अच्छा द इनिशियली 10 मोल गिवन है और फिर से केपी पूछा है। सबसे पहली चीज फिजिकल स्टेट देखो, ए के लिए क्या लिखोगे बता, 10 माइनस 3x या x होगी, ए का कॉफिशिएंट 1 है, लेकिन तब बी के लिए क्या लिखोगे बता दो, 10 माइनस एक्स या 10 माइनस 3x। अच्छा सी के लिए कॉफिशिएंट 2, इसलिए क्या लिखोगे 2x मोल। अच्छा अल्फा किसका दिया है, बी का या ए का, और बता जिसके लिए दिया अल्फा 20%, तो बता 20% मतलब कितना हो गया, 0.2 डिसोसिएटेड मोल ए अपॉन इनिशियल मोल 10, तो बता एक्स वैल्यू कितनी हो गई 2 मोल, और बता ये एक्स की वैल्यू 2 मोल पुट कर दो, तो बता कितने मोल हो गए ए के, रिमेनिंग 8, बी के कितने हो गए 4, और सी के प्रोड्यूस मोल्स भी 4 हो गए। तो बता भी ये सबके मोल समझ में, मेथड वही हर जगह। अब बता तुम्हें टोटल मोल लाने पड़ेंगे ना, क्योंकि पार्शियल प्रेशर से करो चाहे मोल के एक्स से करो, आएंगे तो पहले टोटल मोल ही। तो बता कितने मोल हो गए 16, लेकिन बता यही वाला इजी, और एक चीज ध्यान रखना, अभी तो मैंने पहले समझाया था इसलिए सबको अलग अलग लिख कर बताया, बाकी बता डायरेक्ट लिखो ना ये चीज, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पार्शियल प्रेशर की जगह मोल फ्रैक्शन लिख लो। अच्छा अब यहां पर सुन ले जो कर रहे थे लेंदी तो ही नहीं, मतलब यहां पर सी के मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल फ्रैक्शन कर लो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और मतलब सी के मोल कितने हैं 4 अपॉन 16, बस कोफिशिएंट पावर में लिखना मत भूल जाना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी रेज टू द पावर 2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पावर 1 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पावर 3, और ये 2 पावर बता इसकी 3 पावर को 1 पावर कर देगा ना, और इनटू पी टोटल, और सबसे बड़ी सिली मिस्टेक इसमें पी टोटल मत भूल जाना, मल्टीप्लाई करना सब कुछ सही करके, तो ये ध्यान रखना, ये पी टोटल रेज टू द पावर डेल्टा एन जी +2 या -2 बताइए अपॉन 161 अपॉन 64, कैलकुलेशन में टफ नहीं, बाकी सब कटेंगे, तो केपी की वैल्यू 1/8, और बता इस पार्शियल प्रेशर में भी तुम्हें मोल फ्रैक्शन तो लाना ही पड़ रहा है ना, तो फिर यही करो ना, एक बार मल्टीप्लाई करो 3 बार क्यों करें, तो बताइए समझ में आया सबको ये, तो कर लोगे तो इनिशियल मोल, और एक चीज बोल रहा है ये मोल फ्रैक्शन वाला मैंने इसलिए बताया बिकॉज अभी तो ये मोल एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन जब वो अल्फा की टर्म में पूछता आंसर तो यही इजी करेगा तुम्हारा क्वेश्चन, तो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे चेंज, इनमें फिर से मैं चेंज बता रहा हूं, इन अ क्लोज्ड वेसल, in a closed vessel initially, initial लिखना, initial मत लिखना, in a closed vessel initial pressure of PCl5, initial pressure of PCl5 is 4 atm, is 4 atm, and total pressure at equilibrium, total pressure at equilibrium is 6 atm, total pressure at equilibrium is 6 atm, find kp for its dissociation, find kp for the dissociation of PCl5, find kp for the dissociation of PCl5, डिसोसिएशन ऑफ PCl5। अब इसमें रुक जाओ, सुन लो, आंसर से मतलब नहीं है, ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन, मैं तुमसे पूछ भी नहीं रहा, आंसर बता रहा हूं तू, अब बोल देखो, जो मैं समझा रहा हूं वो समझना, बिकॉज वो हम आगे अच्छे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अच्छा बता, अभी तक हमने, सुन ले जो कर रहे हैं उनको बोल रहा हूं, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, चाहे केपी के किए चाहे केसी के किए, सब में हमें इनिशियल मोल ही गिवन थे हर बार, लेकिन यहां मोल गिवन है या प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, तो पहली चीज तो फिजिकल स्टेट चेक करना सबकी, ओके प्रेशर सबका काम आता है या ओनली गैसेस का, ओनली गैसेस का, तो बता उसने प्रेशर दिया है, लेकिन मेथड तो हमारा मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट तो मोल का ही रिलेशन बताते, वो प्रेशर का रिलेशन नहीं बताते,
लेकिन अब इनिशियल प्रेशर को मोल की जगह यूज कैसे करें? तो एक चीज बता, यहां पर हमने गैसेस के लिए स्टार्टिंग से बोला है, कुछ भी ना समझ में आए तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखना, रीजन में भी सोचना, ये समझाएगा रीजन तुम्हें। अच्छा बता, क्लोज्ड वेसल बोला है तो बता, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, जब तक खुद ना बोले तब तक वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा टेम्परेचर तो हम बदलते ही नहीं है, वरना किसी के भी बदल जाएंगे, आर कांस्टेंट। लेकिन बताओ, ये जो मोल है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना? मतलब क्या हो गया बता, जिसका या जो प्रेशर है और जो मोल है उनका रेशियो डिफरेंट या सेम? मतलब प्रेशर जो रिएक्शन करेंगे वो मोल के रेशियो में ही करेंगे रिएक्शन। तो बता, ये जो कॉफिशिएंट्स हैं ये मोल का रिलेशन बताते हैं ना? लेकिन बता, मैं इनकी जगह डायरेक्ट प्रेशर क्यों यूज कर लूंगा? वो रीजन हमें ध्यान लिखना जरूर, वो P प्रोपोर्शनल टू N है, मतलब मोल का रेशियो प्रेशर का रेशियो होगा। अब बता, इनिशियल प्रेशर लिखा मैथड, लेकिन वही इसके बाद अब ये ATM मतलब डायरेक्ट प्रेशर है। अब x की टर्म में लिखूंगा तो 4 माइनस एक्स मोल लिखूं या ATM? और ये लिखना जरूर, मैं क्यों बार बार हर बार साथ में लिख रहा था मोल, जो कुछ नहीं लिखते हैं, फिर ये ऐसे क्वेश्चन में वो परेशान होंगे बाद में रिवाइज करते टाइम कि ये कैसे लिख दिया, कब एक्स मोल हो जाता है कब प्रेशर हो जाता है पता ही नहीं चलता, तो तुम्हें लिखे कब? तो वो लिखो ना, तभी तो समझ में आएगा बाद में। अब यहां पर ये ATM ही है, मतलब ये डायरेक्ट प्रेशर है। अब बताओ एक्स लाने के लिए, ध्यान सुनना ध्यान से, सबसे इजी क्वेश्चन होंगे इनिशियल प्रेशर से KP लाने वाले, लेकिन कंपटीशन में सबसे ज्यादा ये आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मैं चेंज बहुत सारे कर सकता हूं, और सब में एक्स लाने के लिए तुम्हें हर बार एक ही चीज देगा, टोटल प्रेशर। हर बार ये देगा एक्स लाने के लिए। और टोटल प्रेशर हमने पढ़ा है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस होता है ना, लेकिन ऑल द गैसेस ओनली। अब बता, सब गैसेस के पार्शियल प्रेशर एक्स की टर्म में तुम्हें पता है ना, और तुम्हें एक्स ही तो लाना है। तो बता, लिख लो, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2 ATM मोल नहीं अब के, और ये सबके पार्शियल प्रेशर ही तुम्हें मिल गए एट इक्विलिब्रियम। अच्छा बता, अब मोल फ्रैक्शन को यूज करने की जरूरत है क्या? सबके पार्शियल प्रेशर है ये, तो बता, अब तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना और इजी, 2 into 2 upon 2, आंसर विल बी 2 क्वेश्चन आंसर। तो बता, ये मीनिंग क्लियर सबको, ये कि यहां पर क्वेश्चन में इनिशियल प्रेशर को हमने इनिशियल मोल की जगह यूज क्यों करा, समझ में आया सबको ये? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इन द रिएक्शन, अब जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया तुम लोगों ने हाँ करा, तो अब मैं उसका चेंज बता रहा हूं, देख ले। इन द रिएक्शन, बोर्ड पर लिख ले, 2A gives 2B plus C, 2A gives 2B plus C, at equilibrium, pressure of B, बोर्ड पर लिख ले, at equilibrium pressure of B is 2P by 5, is 2P by 5, where, उसी के साथ लिख ले, where P is total pressure at equilibrium, where P is total pressure at equilibrium. Find initial pressure of A. Find initial pressure of A. Find initial pressure of A. अब बता, हमने इनिशियल मोल वाला क्वेश्चन भी किया आज, बता उसकी जगह आपके इनिशियल प्रेशर एज्यूम कर लो, करना तो वही है एक्स की टर्म में लिखकर, कुछ अलग नहीं करना। अच्छा बता, इनिशियल प्रेशर ए, लेकिन सब गैसेज है ना, फिर से देख लो। तो बता, इनिशियल प्रेशर कितना है ए का? P नॉट अज्यूम कर ले, जो हमेशा करते हैं हम, P नॉट मान लिया।
अच्छा बता प्रोडक्ट के इनिशियली 0 होंगे, मेथड वही। अच्छा ए के लिए क्या लिखोगे एट इक्विलिब्रियम, p माइनस एक्स या p नॉट माइनस 2x? p नॉट माइनस 2x। b के लिए 2x, c के लिए x, और एटीएम ही लिख लूं क्योंकि हमने बता इनिशियल प्रेशर माना ना वहां पर, तो इनिशियल प्रेशर है तो बता p नॉट एटीएम मतलब x एटीएम। अच्छा बता तुम्हें x लाने के लिए क्वेश्चन ने क्या दे दिया, मतलब x लाने के लिए पढ़ो ना, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ B दिया है ना। अच्छा हमारे अकॉर्डिंग कितना प्रेशर है उसका, 2x एटीएम, तो बता कि 2p/5 की वैल्यू ही हो गई ना, तो बता x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, p/5, और ये x की वैल्यू यहां पुट मत करना वरना लेंदी कर लोगे। बता तो मैंने बोला था x इसमें जब भी इनिशियल प्रेशर होगा ये तुम्हारे ऊपर है, तुम जल्दी कैसे करते हो, P टोटल सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। अब बता टोटल प्रेशर P ये कितना है, P नॉट माइनस 2x प्लस 2x प्लस x। क्यों रखूं तीन तीन बार वैल्यू x की, एक बार रखो ना, मतलब तुम लेंदी कर लोगे ना, लास्ट में जाकर सम करोगे अननेसेसरी लेंदी। बताइए x एक बार रखो ना, यहाँ रखना ही नहीं है, यहाँ रखो। तो बता अब ये P नॉट की वैल्यू क्या आ गई, P माइनस p/5, मतलब आंसर विल बी 4p/5। बता कोई टफ क्वेश्चन नहीं, ये समझ में आया सबको, कर लोगे। इसमें मुझे 2-3 क्वेश्चन और करवाने हैं इसमें, लेकिन मैं बोला जितना हमने पढ़ लिया उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1 में। अच्छा लास्ट क्लास में जो आधे दे दिए थे अब उसको पूरे कर लो, 1 to 53, 1 to 53, और एक्सरसाइज सेकंड में भी क्वेश्चन 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़कर, और 6 को छोड़कर मतलब वो नहीं करना है, ठीक है। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें।